चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो मनी की बात करते हैं बच्चों। पैसा इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। ठीक है। अच्छा, मनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले बार्टर सिस्टम समझना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम होता था जब कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा मीडियम था ही नहीं जिससे हम एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। तो हमारे पास मनी नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो इसीलिए गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। तो बार्टर सिस्टम में जहां एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था ना, तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। वही सारी लिमिटेशंस मनी के एडवांटेजेस हैं आज के टाइम पे। तो बार्टर सिस्टम की सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मैं जो बेचना चाहता हूं वो आप खरीदना चाहते हो, और आप जो बेचना चाहते हो वो मैं खरीदना चाहता हूं। ये होने के बाद ही हमारे बीच में सेल्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आटा बेचना है, मुझे आटा चाहिए, और आपको मार्कर चाहिए, मैं मार्कर बेच रहा हूं, तो हमारे बीच ट्रांजैक्शन हो सकती है। फिर अगर ट्रांजैक्शन हो भी गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो भी गया, तो फिर दूसरी लड़ाई इसकी आएगी कि 1 किलो आटे के बदले मैं कितने पेन दूं, या कितने पेन के बदले मुझे कितना आटा मिलेगा। मतलब कि वैल्यू क्या होगी हमारी चीजों की, तो ये दूसरी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा कितना भी रख दो, बैंक में रख दो, अलमारी में रख दो, एकदम सेफ रहता है। लेकिन उस टाइम पे मोस्टली जो चीजें होती थी, वो सारी की सारी जो चीजें थी वो होती थी जल्दी खराब होने वाली। जैसे हम खाने पीने की बात करते हैं, या फिर अनाज की बात करते हैं, गेहूं चावल जो भी चीज थी, वो सारी की सारी बहुत जल्दी खराब होती थी। इसका मतलब अगर आपको वेल्थ इकट्ठी करनी है तो आप एक साथ बहुत सारा चावल बचा दिया या गेहूं बचा दिया 5-6 साल तक नहीं रख सकते थे। उस टाइम पे वैसे भी हमारे पास वेयर हाउसिंग टेक्निक्स उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो भी गुड्स होते थे वो सारे के सारे गुड्स उस नेचर के होते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। मतलब जो भी हमारा सामान था उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट कहता है डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। वही मैंने कहा कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये लो 1 किलो चावल, अब मुझे बदले में 10 पेन भी दे दो, 2 ग्लास भी दे दो, मेरे को थोड़ा सा चावल भी दे दो, थोड़ा सा गुड़ भी दे दो। मतलब मेरा एक गुड मैं अलग अलग कमोडिटीज में उसको डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 100 रुपए में आप मोमोज भी खा सकते हो, कोक भी पी सकते हो। इस तरीके से मनी की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी होती है, मतलब बजट बनाना एक टाइप से। लेकिन वहां पे मैं कहता हूँ मेरे पास 5 किलो आटा, अब इसका किस तरीके से मैं बजट बनाऊंगा, तो वो डिविजिबिलिटी वहां पॉसिबल नहीं थी। इसकी बात कर लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों डेफर्ड पेमेंट की बात करता है, कि हम आज के टाइम पे जैसे लोन लेते हैं तो एक बारी में पैसा ले लिया और धीरे धीरे ब्रेक करके विद इंटरेस्ट हम आगे पे कर देते हैं। वहां पे क्योंकि हमारे पास जो भी वेल्थ के नाम पे होता था वो सब पेरिशेबल नेचर के आइटम होते थे। वो सारे के सारे आइटम को हम लॉन्ग टाइम के लिए कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते थे, और स्टोर नहीं कर सकते थे इसीलिए हम डेफरमेंट ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते थे। जैसे इस साल का गेहूं है, मैं कहूंगा आज से 5 साल तक मैं यही गेहूं टुकड़ों में आपको देता रहूंगा, तो ये बात नहीं बन सकती थी बार्टर सिस्टम में। तो यही जो हमने कमियां बार्टर सिस्टम की पड़ी, यही मनी की सारी एडवांटेजेस हैं। तो मनी की अगर हम बात करें तो मनी कहता है मनी इज व्हाट इट डज। मनी वही है जो वो करता है। और मनी करता क्या है उसके लिए आपको देखने फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों मनी इस दुनिया की एक लौती ऐसी चीज है ना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कि पूरी दुनिया में आप किसी के भी पास पैसे लेके जाओगे कोई मना नहीं करेगा। ठीक है। अगर कोई मना करता है तो फिर उसके चरण पकड़ लेना, वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब ऑलमोस्ट इंसान तो नहीं है, वो भगवान ही होगा, भगवान के इक्वलेंट। तो सबसे पहले कहता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की मनी के बदले जो चाहे आप एक्सचेंज कर लो। आज से 20-25 साल पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आइटम्स की वैल्यूएशन होती थी। मतलब इंसान, उसके जज्बात, इनकी कीमत नहीं होती थी। आज के टाइम पे इंसान, उसकी सोच, उसके जज्बात, उसके आइडियाज, उसकी मेंटालिटी, खुद इंसान, सबकी कीमत लग सकती है। तो हर एक चीज आप मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज की वैल्यू आप मनी के टर्म्स में पता कर सकते हो। किसी भी चीज का आप वैल्यू बता सकते हो। अच्छा बच्चों, ये एक वर्ड है ना वैल्यू, याद रखना। एक चीज होती है प्राइस जिस पे बिकता है, एक होता है वैल्यू। तो वैल्यू ना किसी भी चीज की डिपेंड करता है कर कौन रहा है उसके लिए। अलग अलग लोगों के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नारियल पानी दिल्ली में पीते हो गर्मियों में, काफी महंगा मिलता है। वहीं आप गोवा के बीचेस में जाओ, केरला में जाओ, वहां बहुत सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि अबंडेंट है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वहीं अगर यही पानी आप रेगिस्तान में जाके पियो, वहां और ज्यादा महंगा हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यही है कि हम वैल्यू को स्टोर करके वेल्थ बना सकते हैं मनी के केस में। नेक्स्ट कहता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी ही है जिससे हम एक बारी में ढेर सारा पैसा ले लिया और इंटरेस्ट के साथ धीरे 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 पेमेंट का डेफरमेंट कर दिया, मतलब पेमेंट को ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट कहता है नेशनल इनकम मेजरमेंट। ये कोई अलग सा पॉइंट नहीं है, जो हमने मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा है वहीं से ये आता है कि जिस तरीके से हम अलग अलग चीजों की वैल्यू करते हैं उसी तरीके से जब सब चीजों की वैल्यू को मिला देते हैं तो वही जीडीपी, वही उसी से ही नेशनल इनकम, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। खत्म बात। नेक्स्ट आता है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब सवाल ये है कि मनी की डिमांड तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों को खर्चे करने हैं। अब मनी सप्लाई कौन करेगा? तो मनी सप्लाई करता है मतलब जो करेंसी होती है, करेंसी में कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट देती है और जो नोट्स होते हैं वो आरबीआई देता है। तो इन दोनों को कॉइन्स एंड नोट्स को मिला के बनती है करेंसी। करेंसी वो है जो सप्लाई ऑफ मनी है गवर्नमेंट या आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा जो हम बैंक में पैसे डाल रहे हैं, अब बोलोगे सर बैंक में पैसे जो डाल रहे हैं वो तो हमारे ही पैसे हैं, लेकिन बैंक आपसे पैसे लेने के बाद उसका लोन दे देता है। तो जब वो उसे दोबारा लोन में दे देता है तो अगेन बैंक इज क्रिएटिंग सप्लाई, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है M1। M1 में आता है हमारे पास करेंसी जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स आ गए। डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर अभी मैंने पैसे डाले हैं तो मैं अभी के अभी निकाल सकता हूं, ऑन डिमांड जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब वो पैसे हमने दिए ही नहीं है। वो एक तो हो गया करेंसी इनफ्लो, दूसरा जो बैंक के पास एज डिमांड डिपॉजिट है तो कभी भी निकाल सकता हूं, तो अल्टीमेटली दैट इज पार्ट ऑफ करेंसी। एंड नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट, जो भी डिमांड डिपॉजिट के अलावा बट इसी टाइप के हो जिसमें कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, जिसे हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। M2 में आता है M1, मतलब ये तीनों चीजें तो ही हैं। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब एक टाइप से फिक्स डिपॉजिट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक जिनकी वैलिडिटी है, ऐसे वाले फिक्स डिपॉजिट भी हम ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट में M2, M3 विच इज M2 प्लस। M2 मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अप टू 1 ईयर प्लस टर्म डिपॉजिट फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब बैंक में जितना पैसा है वो सारा का सारा, करेंसी में जो पैसा है वो सारा का सारा, यही सारा का सारा सप्लाई ऑफ मनी है। तो अगर आसान शब्दों में आपसे पूछा जाए व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, सो करेंसी इनफ्लो प्लस करेंसी हेल्ड बाय द बैंक। सो बैंक के पास जो भी पैसा है बैंक उसे लोन दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, खत्म। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, जिसे फिशर्स ने मिस्टर इरविन फिशर ने दिया था और इसी को हम बोलते हैं फिशर्स इक्वेशन, विच इज ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही इसको देख लो, रेयर चांसेस है एग्जाम में आने के। तो MV इक्वल टू PT। MV में कहता है मनी सप्लाई, M मींस मनी सप्लाई, V मींस वेलोसिटी ऑफ सप्लाई, PT कहता है प्राइस लेवल एंड टोटल आउटपुट, PT होता है डिमांड। अब ये कहता है मनी की सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी की डिमांड। तो मनी की सप्लाई जितना भी पैसा मार्केट में आ रहा है या फिर हाथ में आ रहा है, फ्लो में आ रहा है या बैंक में आ रहा है, उतने ही रुपए की कंजम्पशन होगी। जो हम डिमांड क्रिएट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उतने ही पैसे की हो सकती है जितना पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 100 रुपए करेंसी फ्लो कर रही है और 100 रुपए बैंक में है। तो नॉर्मली जो 100 रुपए फ्लो कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है, उसकी हम डिमांड कर सकते हैं। जो 100 रुपए बैंक के पास है हम उसे एज लोन लेके उस 100 रुपए को भी खर्च कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पे वो कहता है डिमांड ऑफ मनी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़नी थी बच्चों हमें मनी चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर बहुत इजी है, बचपन से आप बैंकिंग के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। और बैंकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ना ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको भविष्य के लिए याद होनी चाहिए। बेसिक रेट्स एंड रेशोज। तो सबसे पहला आता है बच्चों बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो आपको याद रखना है बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई फंड्स देता है। आरबीआई क्या दे रहा है? फंड्स। किसको? नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको। और इन फंड्स के बदले में जो चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट कौन चार्ज करता है? आरबीआई। किससे चार्ज करता है? नॉर्मल बैंक से। किस चीज के अगेंस्ट? जो फंड्स देता है, या आरबीआई जो लोन दे रहा है नॉर्मल बैंक्स को। और फिर इसी बैंक रेट में और एडिशनल कुछ परसेंटेज लगा के बैंक्स हम लोगों को लोन देते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है बच्चों? सेम, आरबीआई फंड्स देता है नॉर्मल बैंक्स को,
और नॉर्मल बैंक्स जिस रेट पे करते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों बातें तो सेम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है बच्चों कि इसमें ना बैंक्स को कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है आरबीआई के पास। सेकंड, ये शॉर्ट टर्म होता है, प्लस यहाँ जो रेट है वो हाई रेट होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का है तो रेट हाई होता है। तो रेपो रेट को रेपो रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट मतलब मैं नॉर्मल बैंक में गया आरबीआई के पास, मैंने कहा भाई साहब कुछ पैसा दे दो, तो आरबीआई कहेगा कि भाई साहब आपने फंड्स तो बैंक रेट पे उठा रखे हैं। तो जो बैंक रेट पे फंड उठा रखे हैं वो एक नॉर्मल कोटा होता है बैंक का, बट इमरजेंसीज में कभी कभी बैंक को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है। तो जब एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, कहता है सर कुछ और दे दो। तो आरबीआई कहता है एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी जो कि सिक्योरिटीज में की जाती है, सिक्योरिटी याद रखना बच्चों, एक सिक्योरिटी होता है जो मैंने सिक्योर करके रख दिया, एक सिक्योरिटीज है जो मार्केट में पैसा लगा दिया, डिफरेंस समझना। तो मैं शेयर वर्ड यूज करता हूं। तो आरबीआई कहता है तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास यहां रख जाओ। तो ये लेके आता है कि ये लो सर, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को आप अपने पास रख लो। जिस दिन मैं आपसे जो फंड ले जा रहा हूं वो इकट्ठा हो जाएगा, इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, मैं वापस वो पैसा आपको दे दूंगा और आपसे अपनी सिक्योरिटी या आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। तो इस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने को बोला गया रीपर्चेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया गया उसको बोला गया रेपो रेट। रेपो रेट इज ब्रेकअप ऑफ रीपर्चेज, ठीक है। सो रीपर्चेज रेट मतलब जहां पे जो सिक्योरिटी हमने दी है उस सिक्योरिटी को वापस हम ले लेते हैं, बट बैंक आरबीआई वापस कब करेगा? जब आप लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक को दे दोगे, आरबीआई को दे दोगे। इसको बोलते हैं बच्चों रीपर्चेज रेट या रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा होता है। अब क्या करो आप, आरबीआई इधर है, बैंक इधर है, अब फंड्स को घुमा लो। जब एक्सेसिव फंड्स हो जाते हैं बैंक के पास तो आरबीआई इंटरेस्ट देता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सिंपल, खत्म। तो ये तीन रेट होते हैं, बैंक रेट जिसपे आरबीआई पैसा देता है नॉर्मल बैंक्स को विदाउट एनी सिक्योरिटी, रेपो रेट जिसपे आरबीआई फंड्स देता है बैंक्स को विद सिक्योरिटी, रिवर्स रेपो रेट जहां पे बैंक्स अपना एक्सेस फंड पार्क करते हैं या रख के आते हैं आरबीआई के पास। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास दो रेट्स, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में सीआरआर और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है बच्चों? आरबीआई ने कहा है एक बैंक को तुम्हारे पास दिन भर में जो भी डिपॉजिट आ रहे हैं ना, पहले एक काम करो, दो तिजोरियां खरीदो, ए एंड बी, दो तिजोरी है बच्चों का, दिन भर में जो भी पैसा आ रहा है ना उसमें से 10% पहले कैश रिजर्व कर दो। मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए 100 रुपए आए तो 100 में से 10 रुपए मैंने एक लॉकर में डाल दिए, लॉकर को बंद कर दिया और लॉकर अलग। अब बचे मेरे पास 90 रुपए। अब इस 90 रुपए में से मैंने फिर से 10% लिया, 90 रुपए का 10% फिर से आ गया 9 रुपीज। इस 9 रुपीज को मैंने दूसरी तिजोरी में रखा और फिर से बंद कर दिया। तो ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जहां पे आपने एसएलआर के नाम से बंद कर दिया और एक सीआरआर। आरबीआई कहता है कि ये जो सीआरआर वाला लॉकर, एसएलआर वाला लॉकर है ना, ये तुम इमरजेंसी में यूज करना, क्योंकि कभी ऐसा समय आ सकता है जहां पे सारे के सारे कस्टमर अपने डिपॉजिट को कैश करवाने के लिए आ जाएं। अगर आपके पास सारे के सारे कस्टमर कैश करवाने के लिए आ जाए तो आपके पास कैश होना रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं हुआ तो आपको परेशानी होगी। इसलिए दिन भर में जो भी डिपॉजिट आ रहे हैं उसका कुछ पैसे सीआरआर और एसएलआर में डाल दें। तो बच्चों मान लो कि 100 में से 10 रुपए मैंने सीआरआर का अलग रख दिया और 10 रुपए मैंने एसएलआर का अलग रख दिया। अब बचा 80 रुपए और बैंक्स को आरबीआई ने कहा इस 80 रुपए को तुम लोन में दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है सभी का सब लोन में दे दोगे, सीआरआर और एसएलआर को तुम्हें बचाना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोन में दे पाओगे। और उसी से बच्चों हमें पता चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो सेव कर रहे हैं हम सीआरआर एसएलआर ये 20% है, तो अगर 100 रुपए बैंक के पास आता है, इधर बना देता हूं इसे, इधर बना देता हूं बच्चों, अगर 100 रुपए बैंक के पास आता है तो 100 में से उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशियोज, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज। तो रिजर्व रेशियो अगर 20% है तो 100 में से 20 रुपए तो सेव हो गया, बचा कितना 80। ये एज लोन दे देगा बैंक। अब सोचो बैंक ने मुझे लोन दिया 80 रुपए, अब मैं इस 80 रुपए को कहां रखूंगा? अपने बैंक अकाउंट में ही तो रखूंगा। तो अगेन ये 80 रुपए किसी दूसरे बैंक अकाउंट में गए, वहां से फिर इसका 20% वो अपने पास एज डिपॉजिट रख लेंगे और जो बचा
उसको एज लोन दे देंगे, एंड फिर से इसका 20% एंड 80% ये चेंज चलती रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ 100 रुपए आपने बैंक को देके 100 के बाद 80 रुपए क्रिएट करे, उसके बाद 64 क्रिएट करे एंड सो ऑन क्रिएट होते रहेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ है। तो टोटल मनी क्रिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, 1 या फिर इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो कि इस केस में 100 रुपए है, डिवाइडेड बाय जो भी हमारी स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो कितना है, 20%। तो जैसे यहाँ पे 100 रुपए था, 100 को मैं 20% से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाता है 500 रुपए। तो अगर 100 रुपए में मैं अपने बैंक में डाल देता हूँ, रिजर्व रेशियो 20% है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 500 रुपए का हो जाएगा हमारी बैंकिंग सेक्टर में या हमारी इकोनॉमी में। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक रेट्स एंड ये था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको पहले ये करवा दिया। अब चलते हैं हम कमर्शियल बैंक की तरफ। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो नॉर्मली लोगों से डील करते हैं। आरबीआई वो होता है जो बैंक्स का पापा होता है। तो बैंकों के लिए भी बैंक हो गया आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक हो गया आरबीआई। तो चलो पहले आरबीआई की ही बात करते हैं। सेंट्रल बैंक बोलते हैं हम आरबीआई को। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? नोट इशू करता है। फिर से बच्चों, करेंसीज में नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स को गवर्नमेंट इशू करती है, नोट्स को आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट आता है बैंकर टू गवर्नमेंट, कि जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, लाइक दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड हमारी सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट, इन सबका अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। और आरबीआई ही, लाइक मेरे को सेंट्रल को किसी स्टेट को पैसा देना है, तो आरबीआई ही उस डील को करता है, वहां पे मनी ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है, इट इज बैंकर्स बैंक, मतलब एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये जितने भी बैंक है इन सबका अकाउंट किसके पास है? इन बैंक्स का अकाउंट है आरबीआई के पास। नेक्स्ट कहता है बच्चों लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट रिजॉर्ट मतलब जिसका कोई नहीं है ना, उसको भी ये पैसे लेंड कर देता है। आप ऐसा देखेंगे कि बीच में कभी कभी किसी बैंक में फ्रॉड हुआ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्रॉड हुआ, तो आरबीआई जाके उसे अपनी गोद में रहता है कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तुझे फाइनेंस करूंगा, मैं पैसा दूंगा। तो ये नॉर्मल बैंक्स को या फिर और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी लेंडर बन जाता है वक्त आने पे, मजबूरी के समय। नेक्स्ट कहता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कि ये ना हमारे देश में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है? सिर्फ क्रेडिट नहीं बच्चों, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को। क्रेडिट को तो आरबीआई डिसाइड करेगा, ये सारी की पांचों चीज कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इसी से ही इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट कहता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हमारे देश में जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के टाइम पे जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी हमारी आरबीआई होल्ड करता है, आरबीआई उसको बचा के रखता है, मतलब आरबीआई के पास वो सब माल इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आरबीआई की। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स में। तो कमर्शियल बैंक में सबसे पहले कमर्शियल बैंक के फंक्शन बता रहा है, जिसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करता है जो बैंक है, जिसमें सेविंग अकाउंट होता है या सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कैसा भी हो सकता है। सेविंग डिपॉजिट वो होता है बच्चों जिसमें हम पैसा सेव करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है बट कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। एफडी या टर्म डिपॉजिट वो होता है, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट वो होता है जिसमें हम पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, टर्म के लिए ब्लॉक कर देते हैं, हम उससे पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलता है। तीसरा आता है हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है जो बिजनेस के लिए होता है, कि जब चाहे पैसे डालो, जब चाहे पैसे निकालो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। और चौथा होता है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप जमा करवाते रहते हो, इंटरेस्ट भी ठीक ठाक मिलता है और आप पैसे वापस ले नहीं सकते, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो पहला काम हो गया बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब लोगों से पहले पैसा ले लिया, अब इस पैसे को लोन पे ज्यादा रेट पे दे देता है बाकी लोगों को। तो नेक्स्ट काम क्या है? लैंडिंग मनी या फिर प्रोवाइडिंग लोन्स। तो ये मनी और लोन देता है। लोन में भी अलग अलग टाइप के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैश क्रेडिट, बहुत सारे टाइप के, वो आप देख लेना। नेक्स्ट कहता है क्रिएट क्रेडिट्स। अब ये ठीक है, आरबीआई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, अल्टीमेटली बैंक क्रिएट करता है। आरबीआई ने तो ये बता दिया ना ये सारी रेट्स इतनी है, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो फंक्शनिंग करनी है वो किसको करनी है? बैंक को। तो बैंक इस तरीके से फंक्शन करके क्रेडिट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अदर फंक्शंस की बात करें, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक के। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंक्शन है, जिसमें एक चेक कलेक्ट करना आपके बिहाफ पे, बिल्स रिसिबल कलेक्ट करना, बिल्स रिसिबल को डिस्काउंट करवाना, एंडोर्स करना किसी और के नाम पे, लॉकर फैसिलिटीज मिलती है बैंक में,
एंड आपके बिहाफ पे बैंक आपका डिविडेंड कलेक्ट कर देता है। इवन आप चाहो तो कोई भी ऑटोमेटेड पेमेंट के लिए अपने बैंक को बोल सकते हो, बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट से खुद ही पैसे काट लेगा। मतलब आपको अपने बिल्स की पेमेंट करने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बैंक्स की बातें। अब बच्चों ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आपको मतलब पता, नाम और किस ईयर में वो बने वो पता होना चाहिए। इसमें से किसी एक का शायद वो पूछ सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली या तो नाबार्ड होगा या फिर सेबी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया में, IFCI, जो कि 1948 में बना था। इस आई का मतलब है बच्चों इंडस्ट्रियल। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं इंडिया में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाता तो ढेर सारा पैसा लगता था। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसी के लिए IFCI बनाया गया। वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ उस टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। इस बैंक का नाम सुना है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। कुछ साल पहले तक ये फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक था। आज के टाइम पे HDFC सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक है, और गवर्नमेंट में SBI सबसे बड़ा बैंक है। तो ICICI का काम भी यही था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सबसे बढ़िया जो काम किया वो किसने किया, UTI ने। UTI ने कहा कि छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो 10 रुपए बचा रहे हैं, 20 रुपए बचा रहे हैं, वो हमें दे दो, और हम पैसा इकट्ठा करने के बाद किसको दे देंगे, कंपनीज को। ये ज्यादा जो म्यूचुअल फंड्स आज करते हैं बच्चों, म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा ले लेते हैं, और जब ढेर सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भी देते हैं ना, बट बल्क में क्वांटिटी की वजह से ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और सीधा कंपनी से पूछते हैं कि भाई तुम्हें पैसा देंगे, तुम कितना रिटर्न दोगे। कंपनी कहती है हम 12% दे देंगे, 15% दे देंगे। नॉर्मली आप बैंक में पैसे रखते हो तो 7% आपको मुश्किल से मिलता है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% बहुत आराम से मिल जाता है। तो UTI ने ही सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट था वो कहां से शुरू हुआ था, UTI से। बट बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे, लोग उतने ज्यादा अवेयर या फिर पढ़े लिखे नहीं होते थे। बट आज के टाइम पे UTI, आप म्यूचुअल फंड्स में देखो तो UTI के भी काफी सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आया बच्चों एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नाम से ही क्लियर है कि किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है तो एक्सिम बैंक के पास जाएगा। नेक्स्ट आया बच्चों नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में बना था। तो ये भी क्या है बच्चों, हमने देखा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, बट एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर जो है उनके लिए तो हमने कुछ रखा ही नहीं। तो एक बैंक ऐसा बनाया जो किसानों की मदद करेगा, तो उसके लिए नाबार्ड है। LIC जो कि काफी पहले बना था। LIC क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ को इंश्योर करती है। तो LIC सिमिलरली जब LIC बन गया, LIC का काम बड़ा अच्छा चल रहा था, तो देखा कि हम सिर्फ लाइफ का ही क्यों इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम हर एक चीज का, हम मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी का, बाइक का, फोन का, कंप्यूटर का। तो उसके लिए GIC कंपनी खोली, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स, डिवेंचर्स जो मार्केट में सेल परचेज हो रहे हैं, वो सारा का सारा रेगुलेशन कौन करता है, सेबी। नेक्स्ट आता है बच्चों ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाम से ही क्लियर है कि एशियन कंट्रीज ने कुछ पैसा फंड इकट्ठा किया है, और जिस भी एशिया की कंट्री में ज्यादा पैसों की जरूरत है, जहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, उसके डेवलपमेंट के लिए एशिया में ADB लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आगे बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। ये दोनों पता है किस लिए बने थे, आज के टाइम पे तो पाकिस्तान जाके बार बार IMF में जाके कह रहा है कि भैया फंड्स दे दो, गरीबी हो गई, पैसा नहीं है, फंड्स दे दो। श्रीलंका जाके पैसा मांग रहा है और दे भी रहे हैं इनको। लेकिन बच्चों जब ये बना था ना IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से जितनी भी कंट्रीज को नुकसान हुआ ना, हम उन कंट्रीज को देंगे। एंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है एशिया का इस वाले पार्ट का, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इनका कोई हिस्सा था ही नहीं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये लोग गरीब है तो ये पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए। बट जो एम था उस टाइम पे वो था वर्ल्ड वॉर से जिन भी कंट्रीज को परेशानी हुई है, जिन भी कंट्रीज का नुकसान हुआ है, उनको फंड करने का। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े हैं, आप इनका नाम और ईयर अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड और सेबी इंपॉर्टेंट है। बस ठीक है, तो बैंकिंग और मनी में इतना ही है, और इकोनॉमिक्स में फिलहाल हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस स्टडीज से शुरू करेंगे, आप इसको नोट कर लो।